हेलो दोस्तों, मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन है 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 11। मध्य प्रदेश राज्य में 11 जलवायु क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। पुष्पा भार्गव, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, एक प्रख्यात थे। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि पुष्पा भार्गव इनमें से क्या थे? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है गायक, तीसरा ऑप्शन है पत्रकार और चौथा ऑप्शन है अभिनेता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वैज्ञानिक। पुष्पा भार्गव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। शेरशाह के पिता हसन खां खालिस्तान के जागीरदार थे। आपसे पूछा गया है, शेरशाह के पिता हसन खां खालिस्तान के जागीरदार थे। पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है सासाराम, तीसरा ऑप्शन है वैशाली और चौथा ऑप्शन है राजनगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सासाराम। शेरशाह के पिता हसन खां सासाराम के जागीरदार थे और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह के द्वारा ही जीटी रोड अर्थात ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। शाहिद खान अब्बासी कहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? तो अब यह बदल चुका है दोस्तों। जब यह प्रश्न पूछा गया था तब शाहिद खान अब्बासी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, परंतु वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। तो वर्तमान 2021 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियाँ किस मध्य के बहती हैं? आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बंजर और हलोन नदियाँ किसके मध्य बहती हैं? पहला ऑप्शन है टाइगर अभ्यारण्य, पन्ना टाइगर अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन है पेंच बाघ अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है कान्हा टाइगर अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कान्हा टाइगर अभ्यारण्य। कान्हा टाइगर अभ्यारण्य में बंजर और हलोन नदियाँ बहती हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्यतः रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है? आपसे पूछा गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्यतः रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी कौन सा है? पहला ऑप्शन है तेंदुआ, दूसरा ऑप्शन है शेर, तीसरा ऑप्शन है बाघ और चौथा ऑप्शन है भेड़िया। तो इसका राइट आंसर है तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सामान्य रूप से देखा जाने वाला मांसाहारी जानवर है तेंदुआ। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी शहर के पास स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18। TR जेलियांग हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जब यह क्वेश्चन आया था, जब इसका आंसर था नागालैंड, परंतु वर्तमान 2021 में नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर हैं RN रवि। आपको याद रखना है, वर्तमान में नागालैंड के सीएम हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर है RN रवि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया? तो इसका राइट आंसर है 1919 में। 1919 में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। पीर बुधन कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अगस्त सितंबर में। पीर बुधन मेला अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और यह शिवपुरी के साबरा क्षेत्र में 250 सालों से लगता चला आ रहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो आपसे पूछा गया है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था? आपसे पूछा गया है 1906 में कलकत्ता में
कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, चौथा ऑप्शन है रासबिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जब भारतीय लोगों ने लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में कौन सा अब्दुल लतीफ खान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सितार, दूसरा ऑप्शन है सारंगी, तीसरा ऑप्शन है तबला और चौथा ऑप्शन है बीना। तो इसका राइट आंसर है सारंगी। सारंगी का संबंध अब्दुल लतीफ खान जी से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 24। यह करंट अफेयर जब का था तो यह अब हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है? तो इसका राइट आंसर है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा मध्य प्रदेश के लोक गायन का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी में मिलती है? आपको 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी में मिलती है। पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है केन और चौथा ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है चंबल। चंबल नदी में जाकर क्षिप्रा नदी का मेल होता है। तो आपको याद रखना है क्षिप्रा नदी जाकर चंबल नदी में मिलती है और चंबल नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है। आपको यह भी याद रखना है कि चंबल नदी कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? पहला ऑप्शन है धार, दूसरा ऑप्शन है खंडवा, तीसरा ऑप्शन है विदिशा और चौथा ऑप्शन है गुना। तो इसका राइट आंसर है गुना। गुना जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुआ था? आपसे पूछा गया है ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में कब विलय हुआ था? पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा ऑप्शन है 1956, तीसरा ऑप्शन है 1960 और चौथा ऑप्शन है 1954। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1954 में ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी मध्य भारत में 1947 में विलय हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया बत्तीसी बावली कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मांडू, दूसरा ऑप्शन है शिवपुरी, तीसरा ऑप्शन है चंदेरी, चौथा ऑप्शन है रीवा। तो इसका राइट आंसर है चंदेरी में। बत्तीसी बावली चंदेरी में स्थित है और चंदेरी साड़ियों के वर्ग के लिए जानी जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? आपसे पूछा गया है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? पहला ऑप्शन है दिनार, दूसरा ऑप्शन है बीर, तीसरा ऑप्शन है क्रोना, चौथा ऑप्शन है रुपया। तो इसका राइट आंसर है रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपया और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और जल्दी इंडोनेशिया ने यह घोषणा की है कि वह अपनी राजधानी बोर्नियो द्वीप पर बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी की औसत ऊंचाई क्या है? पहला ऑप्शन है 300 MSL। आपसे पूछा गया है MSL से 300 मीटर ऊपर, दूसरा ऑप्शन है MSL से 400 मीटर ऊपर, तीसरा ऑप्शन है MSL से 200 मीटर ऊपर और चौथा ऑप्शन है MSL से 100 मीटर ऊपर। तो इसका राइट आंसर है MSL से 300 मीटर ऊपर। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई है MSL से 300 मीटर ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लेबनान की राजधानी क्या है? पूछा गया आपसे लेबनान की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है मस्कट, दूसरा ऑप्शन है बेरूत, तीसरा ऑप्शन है त्रिपोली और चौथा ऑप्शन है तेहरान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेरूत। लेबनान देश की राजधानी है बेरूत और हाल ही में बेरूत में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था और जिसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसका बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धान्य गुणों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है महोगनी, दूसरा ऑप्शन है होली, तीसरा ऑप्शन है आबनूस और चौथा ऑप्शन है सागौन। तो इसका राइट आंसर है सागौन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न होने वाली लकड़ी है सागौन और मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित है? आपसे पूछा गया है ओलिकर शासक यशोधर्मा किस शताब्दी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, दूसरा ऑप्शन है 6वीं शताब्दी, तीसरा ऑप्शन है 4वीं शताब्दी और चौथा ऑप्शन है 5वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर है 6वीं शताब्दी से। ओलिकर शासक यशोधर्मा 6वीं शताब्दी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आपसे पूछा गया है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा ऑप्शन है
कोसी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में बनाई गई है। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है अप्रदीप्त जोन, दूसरा ऑप्शन है प्रदीप्त जोन, तीसरा ऑप्शन है नीला जोन और चौथा ऑप्शन है अंध जोन। तो इसका राइट आंसर है अप्रदीप्त जोन। ज्वाला का सबसे गर्म भाग अप्रदीप्त जोन कहलाता है। इसका राइट है अप्रदीप्त जोन। और ज्वाला का सबसे गर्म भाग का रंग नीला होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतः परागण से क्या होता है? आपसे पूछा गया है स्वतः परागण से क्या होता है? पहला ऑप्शन है अति संकरण, दूसरा ऑप्शन है बाह्य संकरण, तीसरा ऑप्शन है अंतः संकरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा गया है स्वतः परागण से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है अंतः संकरण। स्वतः परागण से अंतः संकरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल। पहला ऑप्शन है जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ेगा और फिर पूछा है चौथे ऑप्शन में हमेशा नियत रहेगा। तो इसका राइट आंसर है हमेशा नियत रहेगा। जब एक पत्थर को गहरी झील में फेंका जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल हमेशा नियत रहेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है हार्मोन। तो इसका राइट आंसर है वसा। वसा का 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और बादाम, काजू, मूंगफली तथा दूध, पनीर और क्रीम में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में वसा ऊतक में एकत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से अलग है। पहला ऑप्शन है पीपा, दूसरा ऑप्शन है टोकरी, तीसरा ऑप्शन है ठेला और चौथा ऑप्शन है बैग। तो इसका सबसे अलग है ठेला। बाकी सभी का उपयोग किसी भी वस्तु को एकत्रित करने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 74। देखिए आता होगा, आ गया। तो यहाँ आपसे पूछा गया है अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपसे पूछा गया है अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। तो आपको बताना है अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर है 13। अरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं और यह वरुण से पहले आता है, आपको याद रखना है। यूरेनस के नाम से भी इसे जाना जाता है और इसके उपग्रहों की संख्या है 13। एक प्रश्न पीछे और छूटा है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। प्रश्न था मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? आपसे पूछा गया है मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? पहला ऑप्शन है 38 से 40 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 34 से 36 सप्ताह, तीसरा ऑप्शन है 36 से 38 सप्ताह और चौथा ऑप्शन है 34 से 40 सप्ताह। तो यहाँ आपसे पूछा गया है मानव में गर्भाशय काल औसतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 36 से 38 सप्ताह। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्रिपोनोसोमा जानवर से जानवर या मानव में संचारित होती है किसके द्वारा? आपसे पूछा गया है ट्रिपोनोसोमा जानवर से जानवर में या मानव में संचारित होती है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है सीसी फ्लाई के द्वारा। ट्रिपोनोसोमा जानवर से जानवर में या मानव में सीसी फ्लाई के द्वारा संचारित होती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट होता है सूर्य के अलावा? 4 ऑप्शन है ध्रुव तारा, प्रेक्सिमा सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी और तीसरा ऑप्शन है बेगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य के अलावा? तो इसका राइट आंसर है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी सूर्य के अलावा ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है सूर्य की तरफ, दूसरा ऑप्शन है किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से कोई संबंध नहीं है, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के विपरीत और चौथा ऑप्शन है सूर्य की अनुपस्थिति में। तो इसका राइट आंसर है सूर्य के विपरीत। वर्षा के उपरांत इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है एक वयस्क के कंकाल में होती हैं। आपसे पूछा गया एक वयस्क के कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 208, दूसरा ऑप्शन है 214, तीसरा ऑप्शन है 204 अस्थियां और चौथा ऑप्शन है 206। तो इसका राइट आंसर है 206 अस्थियां। एक वयस्क मानव के कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं तथा 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी? 206 अस्थियां और 639 मांसपेशियां। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 79। एक व्यक्ति जो एस्बेस्टॉस से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है उसका कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होगा? आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो एस्बेस्टॉस से प्रभावित
वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है उसका कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होगा? पहला ऑप्शन है फेफड़े, दूसरा ऑप्शन है त्वचा, तीसरा ऑप्शन है गला और चौथा ऑप्शन है नेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फेफड़े। एक व्यक्ति जो एस्बेस्टॉस से प्रभावित वायु प्रदूषण वाले स्थान पर रहता है उसके फेफड़े सर्वाधिक मात्रा में प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 80। हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है? आपसे पूछा गया है हमारे वायुमंडल की कौन सी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है? पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तीसरा ऑप्शन है आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसी सतह है जो रेडियो किरणों को पृथ्वी पर वापस भेज देती है और इसी मंडल के कारण पृथ्वी पर संचार सुविधा उपलब्ध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी चीज को जलाने के उपयोग हेतु उपयोग में होने वाला ग्लास की प्रकृति कैसी होती है? आपसे पूछा गया है किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग होने वाले ग्लास किस प्रकृति का होता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तल लेंस। किसी चीज को जलाने के लिए उपयोग होने वाला ग्लास उत्तल लेंस होता है और इसका उपयोग हम लोग बचपन में भी किया करते थे किसी चीज को जलाने के लिए, तो आप लोगों को याद होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? पहला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, दूसरा ऑप्शन है बार्ले पीत बोनापन, तीसरा ऑप्शन है करली टॉप ऑफ शुगर बीट और चौथा ऑप्शन है पीत एस्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उपरोक्त सभी। बार्ले पीत पोनापन, करली टॉप ऑफ शुगर बीट और तीसरा पीत एस्टर, ये तीनों ही बीमारियां किसके वजह से होती हैं? विषाणु अर्थात वायरस की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर की कोशिकाओं के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपसे पूछा गया मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 46, तीसरा ऑप्शन है 45, चौथा ऑप्शन है 44। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और यदि आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर के कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तब आपका आंसर होगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी और नंबर्स में पूछा जाए तो 46। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देती है? आपसे पूछा गया है लार स्टार्च को किसमें अपघटित कर देती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड व जल में, दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज, तीसरा ऑप्शन है सुक्रोज और चौथा ऑप्शन है ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज में। लार स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, तो आपको याद रखना है लार स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है किस प्रकार के कारखानों में अभ्रक को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोह व इस्पात, दूसरा ऑप्शन है कांच व बर्तन, तीसरा ऑप्शन है खिलौने, चौथा ऑप्शन है विद्युत। तो इसका राइट आंसर है विद्युत। विद्युत कारखानों में अभ्रक का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है और आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो प्रेस होती है उसमें अभ्रक लगा आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 87। एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है? आपसे पूछा गया है एक वयस्क का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन 72, तीसरा ऑप्शन है 84, चौथा ऑप्शन है 96। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 72। एक वयस्क का हृदय औसतन 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा? आपसे पूछा गया है भूख, जल संतुलन तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है थैलेमस, दूसरा ऑप्शन है पोन्स, तीसरा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा और चौथा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि। भूख, जल संतुलन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि होती है वह होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा गया है प्रबल अम्लों को रखने के लिए किससे बने कंटेनर का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा ऑप्शन है लेड, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है कांसा। तो इसका राइट आंसर है लेड। प्रबल अम्लों को स्टॉक करके रखने के लिए लेड का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? पूछा गया आपसे सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? पहला ऑप्शन है ब्रेड फफूंद, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है विषाणु और चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए और आपको बताना है कि इनमें से किस में रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो, दूसरा ऑप्शन है दर्द निवारण में, तीसरा ऑप्शन है गठिया को ठीक करने में और चौथा ऑप्शन है अधिक रक्तचाप को कम करने में।
तो इसका राइट आंसर है अधिक रक्तचाप को कम करने में। रेसरपाइन का उपयोग अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया। आपसे पूछा गया है गुरुत्व का वैश्विक नियम किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन गैलीलियो, तीसरा ऑप्शन है केपलर, चौथा ऑप्शन है कोपर्निकस। तो इसका राइट आंसर है न्यूटन ने। गुरुत्व का वैश्विक नियम को न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और न्यूटन ने इसे अपनी बुक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं, गुब्बारों को फुलाने के लिए किस हवा की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हीलियम। गुब्बारों को फुलाने के लिए हीलियम गैस की आवश्यकता होती है। हीलियम गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है ईंधन, दूसरा ऑप्शन है उर्वरक, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है साबुन। तो इसका राइट आंसर है साबुन। कास्टिक सोडा को लिनसीड तेल के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है और साबुन का निर्माण हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं,